नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी को रिलीज करते हुए ये कहा, ज़ेन ज़ी जनरेशन के लिए खास तौर से उन्होंने कहा कि रील बनाते समय और ये जो जनरेशन है, इस समय रील का काफ़ी असर है, इन्फ्लुएंसर, लेकिन आप ये भूल ना जाएँ शॉर्टकट के चक्कर में आपकी ज़िंदगी शॉर्ट ना हो जाए। उन्होंने एक रेलवे स्टेशन का उदाहरण दिया कि किस तरह से रेलवे स्टेशन जब पार करते हैं, तो कई सारे लोग ट्रैक से पार करते हैं, कई सारे लोग ओवरब्रिज का सहारा लेते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जो इशारा था, उस जेन ज़ी जनरेशन का जो प्रोटेस्ट जिस तरह से दिल्ली में हुआ, जंतर-मंतर पे हुआ, उसके बाद जो सरकार की लगातार कोशिश है कि जेन ज़ी जनरेशन में आउटरीच करें। प्रधानमंत्री खुद इंस्टाग्राम पे रील बनाकर डाल रहे हैं, अपने कैबिनेट साथियों को कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे अपनी एक्टिविटी बढ़ाएँ। लेकिन प्रधानमंत्री इस बात से भी चिंतित हैं कि वो जो इंस्टाग्रामर हैं, वो जो रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर हैं, जो कहीं न कहीं सरकार की जो कंस्टिट्यूएंसी है जेन ज़ी जनरेशन में, उसको कहीं न कहीं उसका मूड स्विंग कर रही है, उसको सरकार के खिलाफ एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। और शायद इसलिए प्रधानमंत्री ने जो आज की बातें कही, उस जेन ज़ी इन्फ्लुएंसर उनसे सावधान रहने के लिए उन्होंने बाकायदा उस जनरेशन को कहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार के ही लोग, इकोसिस्टम के लोग, अनुपम खेर जैसे अभिनेता तेरी गलियों में बना-बना कर रील डाल रहे हैं। जिस तरह से जेन ज़ी जनरेशन के दौरान एक युवा ने, उत्तराखंड के एक यूथ ने जिस तरह से रील डाला उस पुराने गाने को लेकर, उसके बाद सरकार के कई सारे इकोसिस्टम के जो लोग हैं, उनमें होड़ मच गई कि उस गाने को कैसे रेप्लिकेट करके उसका जवाब दें। तो सरकार आखिर प्रधानमंत्री जिस जनरेशन को आउटरीच करना चाहते हैं, लगातार पिछले कई दिनों में उन्होंने आईआईटी से लेकर अलग-अलग मौकों पर उस जनरेशन को आउटरीच किया है। क्या वो जनरेशन उनकी बात सुनने के लिए तैयार है? प्रधानमंत्री की मंशा क्या है? संसद में जो अमित शाह 20 दिनों के बाद जो संसद में बयान देना चाहते हैं, वहीं विपक्ष जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहता है। तो इन मुद्दों को हम समझते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर जुड़ रहे हैं, साथ ही पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे विभूति नारायण जी जुड़ रहे हैं और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट संजय कुमार जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं शेखर आपसे। शेखर, ये जो प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया, जो रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी पे जो बातें उन्होंने रेफरेंस में कही, वो उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो आईआईटी में कन्वोकेशन में उन्होंने जो बातें कही, इंस्टाग्राम पे रील जो प्रधानमंत्री ने डाला कि उस जनरेशन को आउटरीच करें। लेकिन आपको लगता है कि ये जो कंसर्न है कि अगर उस जनरेशन को आप आउटरीच करना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप जनरेशन नहीं है, इंस्टाग्राम की जनरेशन है, लेकिन आपकी चिंता ये भी है कि वो जनरेशन में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दोनों के बीच में सरकार किस तरह से सामंजस्य है, प्रधानमंत्री किस तरह से देखते हैं कि आउटरीच होगा और आउटरीच का कोई इम्पैक्ट होगा? तो शंकर जी, मैं जितना समझ पाया हूँ कि वो मैसेज उन जनरेशन के लिए है कि क्योंकि रामनाथ कोविंद जी की अपनी ऑटोबायोग्राफी है और अति दलित और वंचित समाज से आते हैं। जिस तरह उनकी जीवन की सफ़र रही है, कानपुर देहात से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, तो उस सिलसिले में उनका कहना यही था कि आज जो जेन ज़ी का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उससे भी बहुत बुरी स्टेटस से कैसे लोग आगे आए हैं, किस तरह अपॉर्चुनिटीज कैसे लिए, कैसे मेहनत की है, कितनी कठिनाई उठाए हैं और जीवन में उनके परिवार ने भी कितना सेक्रीफाइस किया है। तो वो ये और आईआईटी स्पीच को अगर कनेक्ट करेंगे, दोनों एक आउटरीच से ज़्यादा मुझे लगता है एक आईना दिखा रहे हैं। एक तरफ एक सिचुएशन जो आज पूरा छाया हुआ है कि भाई जेन ज़ी बहुत नाराज है, जेन ज़ी फ्रस्ट्रेटेड है, जेन ज़ी एक तरफ है। दूसरी तरफ उसी जेन ज़ी से कई लोग, जिस तरह हमारी लेबोरेटरीज में, हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस में, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा पिक्चर तो पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा सब खराब है, पूरा व्यवस्था कोलैप्स हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो वो कोशिश वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता अभी कुछ राउटरी शुरू हुआ है। एक प्रकार से उनकी तरफ से दो आईना दिखाना चाह रहे हैं। जैसे जेन ज़ी और जेन ज़ी के समर्थक और विपक्ष एक आईना दिखा रहा है, वैसे वो दूसरी साइड दिखा रहे हैं कि कई मौके मतलब काफ़ी जो आज के तारीख में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है,
लेकिन अपॉर्चुनिटीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक लक्ष्य होनी चाहिए जहां पे आपको पॉजिटिव एनर्जी से काम करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी से नहीं, पॉजिटिव एनर्जी से। क्योंकि जब नकारात्मक चीजें ज्यादा आ जाती है, फिर हर आंदोलन के बाद, इस तरह हमने देखा असम एजुटेशन के बाद छात्रों की लाइफ बहुत बिगड़ी। जब भी इस तरह की युवाओं के अंदर एक आंदोलन आता है और ये होता है, लोग ये हो जाते हैं, लास्ट में जाके कुछ लोग वहां से निकल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आउटरीच का तो रूपरेखा अभी नहीं आया है, लेकिन एक प्रकार से दिखाने की कोशिश है, भाई ये भी एक पिक्चर है, आप मानिए ना मानिए, ये भी कहानी है, ऐसी बहुत कहानियां हैं। बिल्कुल वो ऐसी मुझे कहानी। लगता है यही कोशिश है, बहुत कोशिश है। और यही है कि क्योंकि अभी जुलाई 20 के आंदोलन के बाद और रांची के आप देख रहे हैं, झारखंड के राजधानी में जो दिखाई दिया गया, इससे लग रहा है कि भाई पूरा यूथ टोटल कोलैप्स हो गया, पूरा फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो एक नैरेटिव है, लेकिन क्या सब कुछ यही है, 100% यही है? क्या कुछ हमारे युवाओं के अंदर वही जो जिग वर्कर्स है, उनमें भी कोई जिग काम करते आगे बढ़ रहे? तो मुझे लगता है कि मैं ये पूरा राजनीति नहीं है, लेकिन इस पे अगर पॉलिटिकल मैसेज ज्यादा ढूंढेंगे, मुझे लगता है अभी मैसेज बाकी है। हो सकता है वो लाल किले से अगस्त 15 को मिले। बिल्कुल। विभूति जी, जो शेखर कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दूसरी पिक्चर दिखा रहे हैं। यानी कि एक समस्या का जो 2 पहलू होता है, एक पहलू अपोज़िशन दिखा रहा है या जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, दूसरा पहलू प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। लेकिन कई बार सवाल ये भी उठते हैं कि जो मोहन भागवत के संदेश को अगर आप सुने, कि कई बार हम जो प्रॉब्लम है उसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो तो बताते हैं कि बिहार में गांव में किस तरह से लालटेन में बैठकर एक बच्चे ने, उसके माता पिता ने जमीन बेचकर आईआईटी में अपने बच्चे को भेजा, आईआईटी की पढ़ाई करके आज की तारीख में वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। लेकिन जब हम प्रॉब्लम को का जो होल पिक्चर है, उस आईआईटी बनने में सारे लोग, अगर आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट, अगर 1.5 करोड़ हमें रोजगार चाहिए और उसमें अगर हम 30-40 लाख रोजगार ही क्रिएट कर पा रहे हैं, तो 70-80 लाख का जो गैप है, उस पिक्चर को भरने के लिए आप रोजी पिक्चर आप दिखा दें, वो कहीं ना कहीं समस्या का सही समाधान है? या आपको लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री या जो ट्रेजरी बेंचेज है, सत्ताधारी दल की ये कोशिश होगी कि भाई दूसरा पिक्चर भी दिखाए, नहीं तो फिर तो अपोजिशन का जो नैरेटिव है उसमें प्रधानमंत्री अपना पॉलिटिकल ग्राउंड थोड़े खो देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब जैन जी को एड्रेस किया था, एक सेल्फी लेकर के और एक छोटा-सा वीडियो डाला था, तो मेरे दिमाग में एक कहावत आई थी जो हमारे इलाके में बहुत कही जाती है कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन बाद में अब इधर जो आईआईटी का एक कन्वोकेशन हुआ, या और इस बीच में मन की बात जैसे एक आध दो और उन्होंने अपने संदेश रिलीज किए, तो मुझे लगता है कि वो मुहावरा भी शायद सटीक नहीं बैठेगा। ये प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा दयनीय प्रयास हो रहा है, किसी तरह अपने को जेन जी के साथ आइडेंटिफाई कराने का और एक सपना बेचने का। अभी आपने जो एक उदाहरण दिया, जो उदाहरण दिए जाते हैं कि साहब देखिए, बिहार के गांव में एक ढिबरी जला करके तरह तरह के भावों से संघर्ष करता हुआ एक व्यक्ति आईआईटी तक पहुंचता है, फिर एक बड़ा एंटरप्रेन्योर हो जाता है। तो ये अपवाद कभी नियम नहीं होते। अभी आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे खिलाड़ियों ने जिन्होंने पदक हासिल किए, उसमें किसी का पिता साइकिल पंचर बनाता था, किसी की माँ घर में चौका बर्तन का साफ करती थी। लेकिन ये सारे अपवाद हैं, ये आपके ये सामान्य नियम नहीं हो सकता। सामान्य नियम तो वही है जो भारत के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, जो हमें दिल्ली में दिखाई दिया, जहां लाखों की तादाद में एक लाख कुछ हजार सीटों के सापेक्ष 30 लाख बच्चे जान लड़ा करके और पूरी तैयारी करके टूटे इम्तिहान में नीट के, और बाद में उन्हें पता चला कि उनकी सारी तैयारी व्यर्थ है, क्योंकि ये तो पहले से ही सेट है मामला, पहले से ही सब कुछ बिक चुका है। और उन ये तो केवल एक प्रहसन हो रहा है कि उनको या फिर इम्तिहान में बैठाया जा जो रहा है। झारखंड का जो तिवारी केस था, जी मैं जिसमें कि जिसने सवाल बेचे, उसके पूरे परिवार के लोग सरकारी नौकरी में सेट हो गए, जी मैं वहाँ सवाल बेच बेच इसके के। बाद ये जी, 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 उसके बाद झारखंड में आए। झारखंड में तो पता चला कि एक इम्तिहान
पिछले 8-10 सालों से नहीं हो पा रहा। न जाने कितने मुख्यमंत्री आए चले गए, कितने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आए चले गए, लेकिन छात्रों के साथ या नई पीढ़ी के साथ वही व्यवहार हो रहा है जिनमें वो अपने को छला हुआ महसूस करते हैं। तो जो अपवाद आप कह रहे हैं वो अपवाद में भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। जो सामान्य व्यवहार है हमारे नौजवानों के साथ जो राज्य कर रहा है, जो केंद्र सरकार के संगठन ने किया और अब छत्तीसगढ़ के संगठन ने किया, या मैं तो कहता हूँ आप 2 नाम क्यों ले रहे हैं? आप किसी भी प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के पास चले जाइए, कोई भी ऐसी एग्जामिनिंग बॉडी है उसके पास चले जाइए, तो अब ये बड़ा एक जिसे आप कहते हैं कि लोगों को आश्चर्य मिश्रित संतोष होता है कि कोई इम्तिहान ईमानदारी के साथ हो गया। तो ये अपवाद है। अब प्रधानमंत्री जी ये जो कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसलिए भी ये दयनीय लग रहा है कि एक उन्होंने जैन जी को पहले एड्रेस किया, उसके बाद आईआईटी के कन्वोकेशन में गए, हिंदू ने छाप दिया पूरी खबर कि किस तरह से बच्चों को तैयार कराया गया, उनका पूरा का पूरा रिहर्सल हुआ कि कितने इंच झुकेंगे, कितने कदम बाएं चलेंगे, कितने कदम दाहिने चलेंगे। तो वो प्रवृत्ति तो उसी तरह की रह गई ना, और फिर बाद में वो हिंदू से उसे विड्रॉ करा दिया गया। तो जो राज्य की ये जो मंशा कि कोई अखबार कोई इस तरह की चीज ना छापने पाए जो राज्य के लिए किसी भी तरह से अप्रीतिकर हो, जो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो, तो ये प्रवृत्ति तो बनी हुई है। ये प्रवृत्ति उस समय भी बनी हुई थी जब यहाँ काकरोच पार्टी वाले आए थे। शुरू में 3-4 दिन जिस तरह से राज्य ने उसे दबाया, बल्कि आप झारखंड को तो झारखंड सरकार के रिएक्शन की तो तारीफ कर सकते हैं कि जिस दिन से लड़के बैठे वो बात करने गए उनसे, उनके मंत्री गए बात करने, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा था। उनकी पुलिस ने वो सब नहीं किया, ना पेलेट गन फायर किया, ना लाठियों में कील चुभो करके बच्चों को मारा, और उन्होंने तो कार्रवाई की। अपने झारखंड प्रदेश जो सर्विस कमीशन है जेपीएससी, उसके चेयरमैन को जो वहां का चीफ सेक्रेटरी रह चुका था उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये राज्य ने मजबूरी में किया है। मुझे पता है कि ये कोई बड़ी खुशी खुशी नहीं किया, लेकिन जो केंद्र सरकार थी वो यहाँ क्यों नहीं कर पाई? नीट के जो डीजी था नीट का, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो ये देखिए, ये जो मोदी जी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इससे कोई बात बन नहीं रही, क्योंकि ये देर आए दुरुस्त आए भी नहीं है। ये एक तरह से बड़ा दयनीय प्रयास है, और मुझे नहीं लगता कि नई जनरेशन जो है या जेनजी जिसे आप कह लीजिए, वो इसको कोई बहुत पॉजिटिवली ले रही होगी। ये मेरा इंप्रेशन है जी। बिल्कुल। संजय, जो सरकार का रिस्पॉन्स सिस्टम है उसमें 2 तरह की बातें दिख रही है। एक तरफ तो अमित शाह जो कि जिसको कि अपोजिशन कह रहा है कि पिछले 20 दिनों से संसद में नहीं आए हैं। संसद में अपने ऑफिस में आ रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा नहीं अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह का ये आर्गुमेंट जो आज उन्होंने दिया है कि भाई जब हाउस चल ही नहीं रहा है तो मैं हाउस में आके क्या करूँगा? तो लेकिन अब अमित शाह चाहते हैं कि वो एक स्टेटमेंट दे दें। तो एक तरफ सरकार का रिस्पॉन्स सिस्टम है स्टेटमेंट देने का, विपक्ष चाहता है कि नहीं है स्टेटमेंट नहीं, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं कि पेलेट गन किसने चलाया, होम मिनिस्टर के लेवल पे वो आदेश हुआ, होम सेक्रेटरी के लेवल पे हुआ, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के लेवल पे हुआ, ये आप मुझे बताएं और उस पे एक्शन लें। जब झारखंड की हम तुलना करते हैं तो जिस तरह से विभूति जी कह रहे हैं कि ठीक है, आंदोलन वहां भी थे, वहां भी छात्र गुस्सा में थे, उन लोगों ने भी बहुत सारी मांगे की, झारखंड सरकार ने कुछ मांगे मान ली, कुछ मांगे नहीं मानी, लेकिन वहां पे जो जिन लोगों के नाम हैं उनको अरेस्ट किया गया। यहाँ पर नीट के जो लोग हैं, जिन लोगों ने पर्चे लीक किए, फलाना हुए, वो सब तो अरेस्ट हुए, लेकिन जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसकी न तो कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी, न कोई अभी तक जांच हो रही है। कम से कम गृह मंत्री या दिल्ली पुलिस कमिश्नर ही उसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर देते, तो एक लगता कि ये सरकार का एक रिस्पॉन्स सिस्टम है। आप कैसे देख रहे हैं? जी, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि अब होम मिनिस्टर को ये कहने के लिए कि हम पार्लियामेंट में बोलेंगे और उसके पहले वो उनको प्रेस स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत है? वो सीधे पार्लियामेंट में जा सकते हैं। पार्लियामेंट में इट्स नॉट कि जो आपको विपक्ष से परमिशन लेके जाना है पार्लियामेंट में। आप पार्लियामेंट में चले जाएँ और जो अगर आप स्पीकर को बोलो कि जो हमें स्टेटमेंट देना है, तो स्पीकर आपको एनी टाइम अलाउ करेंगे एज़ द होम मिनिस्टर। कोई नहीं रोक रहा है इससे। आपने पिछले 20 दिनों से कुछ नहीं किया। आज अब लास्ट डे है पार्लियामेंट का, तो आप ये पोस्चरिंग कर रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, आप डिबेट करा लीजिए 3 बजे
आज से लेकर कल 3 बजे तक करवा लीजिए डिबेट। मतलब ये एक एक समझिए कि जो एक कोशिश है कि दिखावे कि हम भी तैयार हैं, हम पीछे नहीं हट रहे, पीछे नहीं भाग रहे। तो ये राजनीति ये कर रहे हैं, ये सीरियस नहीं है। इनके जो होल अप्रोच में ही अगर सरकार को भी नहीं, लेकिन इसमें तो फिर हमें दोनों राजनीति कर रहे हैं ना। विपक्ष को लग रहा है कि अब अगर देखिए हमने इतने दिन तक सरकार को कॉर्नर करके रखा है, तो अब हम डिबेट क्यों करें? अमित शाह को लग रहा है, उनको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, लास्ट मोमेंट पे सरकार अपना पॉलिटिकल कैपिटल क्यों खोए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम स्टेटमेंट करेंगे, उसके लिए पहले डिबेट करा लो। अमित शाह तो वो अपना स्टेटमेंट ले भी कर सकते हैं। वैसे ही विपक्ष इस पे डिस्कशन करने से क्यों भाग रहा है? विपक्ष के लिए तो और बेहतर होता ना कि वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करता, 2 दिन तक लंबे-लंबे भाषण देता। तो दोनों कुल मिलाकर अपनी-अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए विपक्ष के पास लिमिटेड साधन होता है। विपक्ष विपक्ष स्पीकर के मर्जी से चलता है। आप तो देख रहे हैं जिस ढंग से स्पीकर बिहेव करते हैं, जिसको बोलने का रहता है उसको देते हैं, जिसके स्पीच के पार्ट्स को एक्सपंज करना रहता है वो कर देते हैं, बेदर्दी से करते हैं। तो विपक्ष के पास एक लिमिटेड साधन है। विपक्ष से हम सवाल नहीं पूछ सकते, या विपक्ष विपक्ष को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। सरकार की जिम्मेवारी है पार्लियामेंट चलाना, और सरकार का एक्शन डिसाइड करता है कि विपक्ष कैसे रिएक्ट करता है। ये सरकार के एक्शन के बाद विपक्ष ये एग्रेसिव रूप अपनाया। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार जवाब से भागती रही। आज आप पार्लियामेंट के बाहर आकर बोल रहे हैं कि जो हम तैयार हैं। ये बोलने की क्या जरूरत है? अगर अगर सरकार भी मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करने लगे, तो जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो इसका मतलब पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, आप सीरियस नहीं है। ये मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ, और इट्स ट्रू। आप पोस्चरिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स राजनीति तो कर ही रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है राजनीति, आप राजनीति कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम है आउटरीच का आपने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया कि जो आप बताइए पिछले 12 साल में प्राइम मिनिस्टर कब डिस्कनेक्टेड रहे यूथ से? हर एक साल इतना महंगा कार्यक्रम वो करते हैं, परीक्षा पे चर्चा, हर एक स्कूल्स इंडिया में मोबिलाइज होता है। एक भी अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं होता है जो यूथ को टारगेट करने की कोशिश नहीं करते। सवाल यहाँ पे आउटरीच की बात नहीं है। आप आउटरीच तो हमेशा करते रहे, समझ नहीं पाए, और प्रॉब्लम है आपकी राजनीति में। प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम इज कि जो प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिजनर ऑफ हिज ओन पॉलिटिक्स। क्या उस प्रिजन से आप बाहर निकल के राजनीति के बारे में अपनी राजनीति के बारे में नए सिरे से सोच सकते हैं? नहीं। जब तक आप अपनी राजनीति को नए सिरे से नहीं सोच सकते, तब तक आप यूथ को साध नहीं सकते। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। आप जिस ढंग से पब्लिक यूनिवर्सिटी और पब्लिक स्कूल्स वगैरह को बना दिया, शाखा में कन्वर्ट कर दिया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू को देखिए, क्या मतलब अब लोग एडमिशन ले लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में, और चले जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पैसा छोड़कर। ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग जनरेशंस लोग सोचते रहते थे, एस्पायर करते थे कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू वगैरह में पढ़ने का मौका लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, आपने ऐसे ऐसे लोगों को जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे संस्थानों में भर दिया जो जिनकी क्रेडेंशियल्स नहीं है। आज आप देखिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो रिपोर्ट लेकर आया जेएनयू के वाइस चांसलर के खिलाफ, कंडेमिंग है। इट्स अ डैमिंग रिपोर्ट। जेएनयू की वाइस चांसलर एक एकेडमिशियन है, अगर थोड़ी सी भी शर्म होती उस रिपोर्ट के बाद, पब्लिक होने के बाद रिजाइन कर देती, लेकिन नहीं। आप देखिए उस रिपोर्ट में है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के ही रिपोर्ट में यह है कि जेएनयू की वाइस चांसलर को नेहरू यूनिवर्सिटी ने इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, मोरल डिक्रेपिट्यूड, बहुत सारे नैतिक पतन, उनका बहुत सारे आरोप थे उन पे, इसलिए उनको नहीं चुना गया। आपने वहां से उनको वहां नहीं दिया, आपने जेएनयू में बैठा दिया, जो कम से कम इंडिया का एक पब्लिक आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एक नाम है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आपने ऐसे लोगों को बैठा दिया जिसपे दाग लगे हुए हैं, जिसका कोई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो आप कैसे साधने की कोशिश करेंगे यूथ को? आप तो बेवकूफ, पहले भी बेवकूफ बना रहे थे, अभी भी आप वही कर रहे हो, शब्दों से खेल रहे हो। तो ये कहने यही है। तो आई फील कि जो अभी भी प्राइम मिनिस्टर सिचुएशन को नापते हुए भांपते हुए ऑनेस्ट नहीं है।
in his assessment, in his outreach. He is just posturing. इससे शेखर काम जो नहीं करने वाला। बिल्कुल, शेखर जो संजय सवाल उठा रहे हैं वो उसमें भी एक वज़न है कि तर्क है कि भई जो मोहन भागवत ने कहा कि भाई इस जनरेशन को आप प्रीच नहीं कर सकते, आप उपदेश देकर इस जनरेशन को आउटरीच नहीं कर सकते। आपको उनके साथ डायलॉग करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो शायद कहीं बीजेपी ये गलती तो नहीं कर रही कि अब प्रधानमंत्री एग्ज़ाम वॉरियर और इस तरह के जो कार्यक्रम करते हैं बच्चों के बीच में वो वहाँ पर उसी तरह का कार्यक्रम होता है जहाँ पे एक तरह से प्रीच होता है, भाषण होता है, उपदेश होता है और आज की जो जनरेशन है वो किसी का भाषण नहीं सुनना चाहती। वो अपने जीवन के लर्निंग से सीखना चाहती है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहती है, गलतियाँ करना चाहती है। आपको लगता है कि ये कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं है बीजेपी जो मोहन भागवत कह रहे हैं, बीजेपी जो समझ रही है और इस जनरेशन की जो वोकैब्युलरी है, ग्रामर है, उसको नहीं समझ पा रही? देखिए, ये कोई नतीजे पर अब पहुंच नहीं सकते क्योंकि केवल 2 मीटिंग्स को लेकर और कई बातें यहाँ की जा रही है, आरोप है, क्या है, मतलब कोई फैक्ट्स तो एस्टेब्लिश नहीं है क्योंकि जितने बातें संजय जी कह रहे हैं वही राहुल जी कह रहे हैं, जो वही विपक्ष का है वही इको कर रहे हैं ना। देखिए एक्चुअल क्या है, अभी बातों पार्लियामेंट को लेकर नहीं है, पार्लियामेंट अभी सेशन खत्म हो जाएगा, अब सारी तैयारी रहेगी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा महाभारत है। अब ये सारी चीजें वहां पे जेएनसी के साथ क्या हुआ, यूथ को कौन क्या किया नहीं किया, किसने धोखा दिया, वहीं पर होगा अभी। अब सब मैदान पर जाएंगे और मुझे नहीं लगता अभी कोई रणनीति क्लियर है क्योंकि अभी विपक्ष का रणनीति भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि राहुल जी अगर सोच रहे हैं कि अब पार्लियामेंट में बहस की जरूरत नहीं है और क्यों नहीं चाहते, आप देखिए पहले क्या डिमांड था अपोजिशन का, क्या आके करे बताए। अब जैसे पिछले 2 दिन से कह रहे हैं, आज नहीं है, आज तो अभी शाह आज बोले, पिछले तो 4-5 दिन से रिज्यू पार्लियामेंट्री अफेयर्स बोल रहे हैं। नहीं, राहुल जी क्यों नहीं चाह रहे हैं? देखिए एक प्रॉपर डिबेट होने से क्या होता है, पॉइंट काउंटर पॉइंट होता है। बिल्कुल। अगर मैं नहीं हूं, अगर आपकी डिबेट केवल संजय जी से होता तो हो गया ना, फिनिश्ड। फिर क्या है, क्या क्या व्यू है इसमें, तो हो गया ना खत्म। क्योंकि जिसको चाहिए आप बोल दीजिए और ज्यादा राहुल जी का गुस्सा, मीडिया को भी गाली देने शुरू कर दिए, चूहे हैं। क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है भाई आप क्यों डिबेट नहीं करोगे, देखिए हम देखिए सारे चीजों का क्या सोल्यूशन क्या है, मोदी जी जाए, बीजेपी जाए, सरकार जाए, कांग्रेस आ जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए राहुल, यही तो है अल्टीमेट। जितना भी आर्ग्यूमेंट तर्क रखा जा रहा है क्या है अल्टीमेटली, लेकिन अभी तो चुनाव के लिए टाइम है ना, 2029 है, उससे पहले बहुत चुनाव है। जब तक आप नहीं जीतेंगे तब कहोगे भाई ईवीएम गड़बड़, ईसी गड़बड़, सब गड़बड़। भाई देखिए एक इवेंट को लेकर इतना हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, जिस तरह जैसे समय गुजरता है उसका कई पहलू निकलते हैं। देखिए कितने हम पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखे ऐसे जर्नलिस्ट, एक मूवमेंट का फिर कुछ दिनों के बाद और कुछ चीजें होती है क्योंकि राहुल जी अपने आप को झारखंड से डिस्टेंस कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे झारखंड सरकार खतरे में आएगा। वैसे ही वहां झगड़ा चल रहा था, जिस बातों को हम क्यों नहीं उठा रहे, ये वहां पे सरकार किसकी है, हेमंत सोरेन सरकार है, कौन समर्थक है, कांग्रेस है, कौन मंत्री है, कांग्रेस है। वहां पे तो एडमिशन की नहीं है, वहां तो नियुक्ति को लेकर है, वो गंभीर नहीं है क्या? हम एक या कोई रूलिंग पार्टी के लिए, कोई विपक्ष के लिए डायलॉग है क्या? वहां राहुल गांधी जी क्यों नहीं चाहते पार्लियामेंट में? क्योंकि ये बातें वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहते, वो सामने नहीं करना चाहते। जब अमित शाह तैयार हो गए, देखिए ये चलेगा, इन दोनों के बीच में फुटबॉल चलता रहेगा। अब लोग भी देख रहे हैं ना, केवल अब तीनों नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब जाके आज कुछ पत्रकारों ने जो चाहते हैं मोदी जी चले जाए, बीजेपी चले जाए, वो अपने रिपोर्टिंग में लिख रहे हैं भाई कांग्रेस और एसपी मर्ज होना चाहिए, तब जाके बीजेपी को हरा सकते हैं यूपी में। अब सॉल्यूशंस देने लगे हैं, भाई ये ऐसा करिए, हम तो सॉल्यूशन नहीं देते, आप दोनों इकट्ठा हो जाए, मर्ज कर लीजिए, तभी जाके बीजेपी को गिरा सकते हो। ये पत्रकार दे रहे हैं। लेकिन वो तो शेखर एक नहीं ओपिनियन पीस में आप अपने विचार रखते हैं, तो वर्गीज अपना विचार रख रहे हैं। नहीं विचार नहीं है, देखिए मन की इच्छा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आज मोदी गिर जाए, सरकार गिर जाए। लेकिन पत्रकार के नाम में जो राजनीति हो रही है, जर्नलिस्ट बाय अदर मीन्स,
इसीलिए तो 2014 में देख नहीं पाए। एक आंदोलन हो गया, उनको लगा सब समाप्त है। ऐसा समाप्त होता है क्या? प्रैक्टिकली बताइए। बिल्कुल हाँ, नहीं इनको होता। नुकसान बहुत होगा। सारे लोग तो नहीं, बहुत सारे इनको नुकसान नहीं, शंकर जी, नुकसान होगा, ये जा भी जाएंगे, सरकार हार भी जाएगी। लेकिन हमें यह सोचना कि टाइम एकदम स्टिल रहता है। ठीक है, अभी एडवांटेज लग रहा है राहुल जी को, कैसे आगे ले जाएंगे। लेकिन उनके राज्य सरकारों में देखिए, आज तक कर्नाटका में पोर्टफोलियो लेकर चल रहा है मामला। क्या कर्नाटका लोग बहुत खुश हैं वहां पे? जब इलेक्शन होगी क्या होगा वहां? देखिए, हम एक वन साइडेड देख रहे हैं वो। देखिए, ठीक है, आपको लग रहा है गाली देने का समय आ गया, भाई मौका अभी मिला है, जाके चलो, ठीक है, हम भी गाली दे देंगे, खत्म हो गया, मोदी गए, ये एनडीए गया, सब टूट जाएगा। लेकिन वही बात, क्योंकि राहुल को लग रहा है पार्लियामेंट बातें रखेंगे तो काउंटर आएगा, वो काउंटर सुनना नहीं चाहते हैं। उनको लग रहा है कि भाई ठीक है, अभी और गूंज उठेगी, छात्रों की गूंज और जगह भी बजाया जाएगा। नहीं, लेकिन देखिए, वो तो ये छात्रों की गूंज नहीं, अगर पार्लियामेंट नहीं, में करते, काउंटर आर्गुमेंट अगर कांग्रेस के स्पीकर, नहीं, अच्छे राहुल स्पीकर जी का करें। नहीं, देखिए, राहुल जी को वो क्षमता नहीं है सुनने का, क्योंकि वो जानते हैं जैसे बोलने लगेंगे कई बातें आएगी, वो सुनना नहीं चाहेंगे। अभी अभी आईआईटी दिल्ली के बारे में बताया गया था, वो हिंदू अखबार नहीं था, टेलीग्राफ था। टेलीग्राफ ने ऐसा एक नैरेटिव पेश किया था, वो सच नहीं था, तो क्वाइटली विड्रॉ कर लिया। अब टेलीग्राफ कौन पढ़ता है बताइए? ऑल इंडिया। कलकत्ते में क्या सर्कुलेशन है कि सरकार उस पर दबाव डाले, और टेलीग्राफ तो सबसे इनकी बड़ी पेपर है। हिंदू क्या वो प्रेशर ले लेगा क्या? ठीक है, हम भी नैरेटिव में क्यों जुड़ रहे हैं भाई? देख लीजिए क्या होगा। और ये मैं यही कह रहा हूं शंकर जी, जितना भी इसको विश्लेषण कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। और ये और नहीं, देखिए, वो आंदोलन का रूप बदलता जाएगा। आंदोलन, अभी कांग्रेस पार्टी क्या है, अभी और कुछ चीजें आ रही है। इसका मतलब नहीं है कि जेएनसी का प्रॉब्लम नहीं था, इसका मतलब नहीं है जेएनसी बहुत दिक्कत में है, इसका मतलब नहीं है कि हमारी शिक्षा भ्रष्ट है, सिस्टम में पूरा भ्रष्ट है। ये कतई हम नहीं कहेंगे कि भाई सब ठीक है, यही गड़बड़ है, नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फुल पिक्चर देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये कई डायमेंशंस हैं, कई ये हैं। देखिए, सरकार कुछ गलतियां की, इसलिए तो ये इस मुसीबत में आई है ना। बिल्कुल, ये तो हमें कोई एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं, होता है ही। और लेकिन हर राजनीतिक पार्टी जब क्राइसिस से गुजरती है, कुछ तो कुछ करेगी, और हर पार्टी जो पावर में नहीं है फायदा तो उठाएगी। बिल्कुल। तो हमें आगे देखना भाई किसकी रणनीति क्या है, भाई अल्टीमेटली पब्लिक तय करेगी। और ये सारे कहानी में सब कुछ तो भाई 100% तो कोलैप्स नहीं हुआ ना। बिल्कुल। अगर झारखंड आंदोलन में कोई छात्र नहीं है तो यहां पे सारे छात्र थे क्या? नहीं। देखिए, मैं तो देख रहा हूं, देखिए, एक पत्रकार के रूप में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सत्ता में। हम हर पार्टी को कवर किए, कांग्रेस में क्या हो रहा है वो भी देखे, बीजेपी क्या हो रहा है वो भी देखे। और मैं हमेशा मानता हूं किसी समय किसी पार्टी, वो सत्ताधारी हो, रूलिंग हो, वो अगर बड़ी मुसीबत में आती है तो कुछ अंदरूनी कारण है, तो हम वही कारण को देखना है। और सवाल है क्या वो क्षमता है बीजेपी इसको ओवरकम करने के लिए, वही सवाल आएगा आगे। क्योंकि यूपी चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, गोवा मणिपुर में है। तो अगर मान लीजिए उन पांचों में जिस अपेक्षा सब कर रहे हैं कि भाई ये होगा, ना होने से क्या इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ किया, ईवीएम गड़बड़ हुआ। वो जो लोग मानते नहीं थे कि भाई पब्लिक का सोच और कुछ है, आपका सोच एक पत्रकार के रूप में, एक पर्टिकुलर विचारधारा के रूप में कुछ हो सकता है, वो अपेक्षित इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन सिस्टम को डैमेज करने तो हम लगे थे ना सब। बंगाल में इतना कुछ हुआ, इसे डिसमिस किया जा रहा, भाई कुछ नहीं था। अरे कैसे कुछ नहीं था? ममता के शासन में क्या हुआ हालत, 10 साल दिल्ली में उसकी बात नहीं की गई। नहीं, देखिए, ईमानदारी से नहीं होती है शंकर जी। बिल्कुल। लेकिन एक सिनेरियो अगर शिखर ये रहे कि यूपी चुनाव बीजेपी हार जाए और बाकी जो 4 स्टेट है बीजेपी जीत जाए, तो आपको लगता है कि सिनेरियो जो है इस समय वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, या फिर
पॉलिटिकल कैपिटल बीजेपी का बरकरार रहेगा क्योंकि 4 स्टेट जीत गए। क्योंकि यूपी हारना एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं कि अर्थक्वेक होगा। तो आपको लगता है कि चीजें बदल जाएगी या अभी टू अर्ली कहना कि यूपी के ऊपर प्रेडिक्ट नहीं करना? नहीं नहीं शंकर जी, देखिए यूपी हार जाएंगे तो केवल अर्थक्वेक नहीं होगा, वॉल्केनो भी होगा, फ्लड भी होगा, साइक्लोन होगा, सब मिलके आएगा। बिल्कुल। यूपी हारने के बाद दिल्ली का सिंहासन ठीक मतलब बहुत हिलेगा। देखिए यूपी एक पॉइंटर है, बिल्कुल। तो इसलिए यूपी कोई साधारण चुनाव नहीं है, वो एक मिनी लोकसभा चुनाव है। अगर संख्या भी कम हो जाए तब भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, जो इंपैक्ट आप और हम अभी से देख सकते हैं। बिल्कुल। फिर तो 29 क्या, उससे पहले भी चुनाव हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। देखिए अगर यूपी में रिफ्लेक्ट हो जाए। बिल्कुल। विभूति जी, एक टिप्पणी आपसे कि आपको आपने जो संकेत देखे पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में, इस एजिटेशन के बाद, क्या आपको कहता है कि सरकार कोर्स करेक्शन कर रही है? इस पार्लियामेंट सेशन के बाद जब ये कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि विंटर सेशन भी हो। विंटर सेशन के यूपी चुनाव हो सकता है कि पहले अगर ना हो तो विंटर सेशन भी हो। वैसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है, सरकार का नैरेटिव, अपोजिशन यहाँ से लीड ले रहा है, राहुल गांधी का मोमेंटम बन गया है, राहुल गांधी अखिलेश की जो जोड़ी है वो यूपी चुनाव में इस बार 240 वाला जो प्रयोग था वो यूपी चुनाव में भी हो जाएगा? क्योंकि आपने देखा कि एक अयोध्या हारने से अखिलेश यादव उस अवधेश पासी को उस तरह से, जिसको कहते हैं डायमंड की तरह, हर जगह पे पार्लियामेंट में घुमाते हैं। तो अगर यूपी बीजेपी हारती है, नंबर्स कम हो जाते हैं, तो जैसे कि शेखर कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो दिल्ली के लिए अर्थक्वेक होगा। आप किस तरह से मोमेंटम को देखते हैं? देखिए, वो सही कह रहे हैं। अगर यूपी हार जाएंगे तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली सुरक्षित रहेगी। फिर 2029 तक का इंतजार शायद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक खास तरह का माहौल बन रहा है गाँव में। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। वहाँ पर ये जेनजी आंदोलन का उतना असर नहीं है, वो शहरों में है, नौजवान पीढ़ी में है। लेकिन राम जन्मभूमि चंदे की जो चोरी हुई है, वो एक तरह से गांव-गांव में उसकी चर्चा हो रही है। आप कहीं किसी चौपाल पे जाके बैठ जाइए, वो एक बहुत बड़ा धक्का है। मतलब जो धर्मभीरू जनता जिसने राम जन्मभूमि के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया था और उसी आंदोलन को सीढ़ी बना करके भाजपा सरकार में आई थी, वो उस आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो ये जेनजी तो मुझे लगता है सिर्फ शहरों तक सीमित है, लेकिन वो बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, अभी राहुल की इलाहाबाद में एक सभा हुई, जिसको असफल करने की बहुत कोशिशें की गई। मैदान में सीवर का पानी चला गया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी वो एक अभूतपूर्व सभा हुई है। मैं इलाहाबाद से मेरा बहुत रिश्ता है, वहाँ पढ़ा हूँ, वहाँ नौकरी की है मैंने, वहाँ तमाम लोगों से मैंने बात की। तो बहुत सालों बाद इस तरह की एक इलेक्ट्रीफाइंग जो जिसको आप कह सकते हैं, ऐसा मूवमेंट वहाँ आया था। तो इसमें कोई शक नहीं कि हवा तो बनी रही है। पर दिक्कत ये भी है कि अब जैसे कांग्रेस के पास कोई मशीनरी नहीं है, कांग्रेस का तो बूथ पर एजेंट मिलना भी मुश्किल है। इनको जरूर, सपा को जरूर एक खास जाति के लोग सपा के लिए लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी के पास बड़ी ऑयल्ड और बड़ी ग्रीस्ड मशीनरी है। वो गांव-गांव में बूथ-बूथ पर हर जगह उनका आदमी है। तो बीजेपी को हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी सही है कि जब एक बार माहौल बनता है, तो फिर उसका असर भी दिखाई देता है। और उत्तर प्रदेश में एक माहौल इस समय बना हुआ है, जो सत्ता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। जी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बड़े सवाल ये हैं कि जिस तरह से अमित शाह ने संसद में ये इस बात की घोषणा की है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कर रहे हैं कि अमित शाह जवाब देना चाहते हैं, रिप्लाई देना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष को लगता है कि इस 20 दिनों के बाद अब कोई जवाब लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अमित शाह के ऊपर लगातार वो अटैक करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की माँग करें और संसद से ये लड़ाई सड़क पे जाएगी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में चुनावी कैंपेन जो है यूपी, उत्तराखंड और बाकी राज्यों में शुरू हो जाएगा। इसलिए इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाया जाए। विपक्ष की जो पॉलिटिक्स है वो इस डायरेक्शन में है। सरकार की पॉलिटिक्स है, सरकार चाहती है कि नहीं, इस पॉइंट पे और थोड़ी-सी एज लेने की ज़रूरत है, इसलिए अमित शाह का जवाब हो जाए, लेकिन वो बहस के बाद हो। इन सब के बीच में संसद का सत्र, जो मानसून सत्र है, वो निपटने वाला है। सरकार के सामने एजेंडा ये है
कि वो छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में अपनी आउटरीच को और कैसे बेहतर बनाती है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शेखर, आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विभूति जी, आप जुड़े, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और संजय, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.